बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। We are talking about बेटे chemical reactions। सर जी, स्क्रीन शेयर कर दें। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। होगी विजिबल स्क्रीन? यस सर। होगी सर। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास बेटे वी कॉल देम द 3D रिएक्शंस। ये केमिस्ट्री की टर्म नहीं है, कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म का मतलब हम आमतौर पर इनको 3D रिएक्शंस आपकी समझ के लिए कह देते हैं। इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस शामिल? सबसे पहले इसके अंदर बेटे शामिल है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर इसके बाद इसके अंदर शामिल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिर फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपको याद होगा कि हमने कहा था लॉजिकली क्या क्या पॉसिबिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल क्या है बेटे, जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फार्मूला यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है क्या? पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास थी एडिशन की। यार ये बोर्ड साफ करना प्लीज, कहाँ डिस्टर्ब नहीं है आप। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास थी कि एडिशन होगी। एडिशन क्या होगी? ए प्लस बी विल बिकम ए बी। हमने कहा था अगर ये पॉसिबिलिटी है तो एक और पॉसिबिलिटी भी है। वो क्या है कि ए बी को तोड़ दिया जाए और वो ए प्लस बी बन जाए। वी कॉल्ड दिस एज एडिशन एंड दिस एज डिकम्पोजिशन। एट लेंथ हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं। एडिशन से हम प्लीज सामने देखो, थोड़ी देर के बाद में मारना। हम एट लेंथ डिस्कस कर चुके एडिशन में क्या होता है। हम एडिशन से आगे एसिड बेसिस की एडिशन पे चले गए, न्यूट्रलाइजेशन पे चले गए, स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन कर ली। और फिर हमने कहा था कि ये डिकम्पोज भी हो सकते हैं, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कर चुके। और हमने कहा डिकम्पोजिशन तीन तरह की पॉसिबल है। कौन कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है यानी हीट के जरिए। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है यानी आप इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से उन्हें डिकम्पोज करते हैं। और फिर हमने कहा कि पॉसिबल है कौन सी चीज? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, कैटालिसिस कैटालिस्ट के जरिए भी हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं। और यहां से आगे हम गए कि यार और लॉजिकल पता है क्या पॉसिबिलिटी है? और लॉजिकल पॉसिबिलिटी है कि ए बी के साथ सी को ऐड किया जाए तो क्या हो? ए सी प्लस ए बी प्लस बी बन जाए। और एंड वी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट। और यहीं से एक और पॉसिबिलिटी का भी अंदेशा जाहिर हुआ, और वो क्या था कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ए बी प्लस सी डी हो तो वो क्या करें? वो ए सी प्लस बी डी बना दें। एंड वी सेड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ये थी लॉजिकल बात। जब लॉजिकल बात कर चुके तो हमने फिर तफसील से पढ़ा, हमने एडिशन को तफसील से पढ़ा, डीकम्पोजिशन को तफसील से पढ़ा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को भी जरा तफसील से पढ़ लेना चाहिए। इसलिए आज हमारा डिस्कशन का असल मौजू होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
सबसे पहली चीज आपको ये समझ होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट बेटे हमेशा कैसे होती है। मेटल्स मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं और नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है बेटे। मेटल्स मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं और नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं। इसी तरह से कैटाइंस कैटाइंस को डिस्प्लेस करते हैं और एनाइंस एनाइंस को डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हम पहले सबसे ये बात देख लेते हैं कि जनाब डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह की होती है। एक होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स और दूसरे होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बल्कि यहाँ दोबारा लिखने की बजाय मैं ऊपर से एरो ड्रॉ ड्रॉ कर देता हूँ, लिखना कम पड़ेगा। देखिए ना, आप खुद इस बात को समझिए कि अगर कोई अगर ऐसा होता है कि हम फिजिक्स के टीचर को चेंज करते हैं, तो फिजिक्स के टीचर की जगह फिजिक्स का ही टीचर आना चाहिए, केमिस्ट्री का आ जाना चाहिए, या बायो का आ जाना चाहिए, मैथ्स का आ जाना चाहिए? फिजिक्स का ही आना चाहिए ना। अगर हम मैथ्स का टीचर चेंज करते हैं तो उसकी जगह कौन सा टीचर आना चाहिए? मैथ्स का आना चाहिए ना। तो अगर मेटल डिस्प्लेस होगा तो किससे डिस्प्लेस होगा? मेटल से। नॉन मेटल डिस्प्लेस होगा तो किससे होगा? नॉन मेटल से। होता क्या है? इट इज द रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव metal displaces a less reactive metal from a compound, और ये किसी कंपाउंड से ही होगा। कहां से होगा ये काम हमेशा? ये किसी मिक्सचर में से नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, और मिक्सचर तो फिजिकल मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जनाब मेरे पास पानी में मैंने सोडियम डाला हुआ है और पानी में सोडियम, तो वैसे आपको पता है हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाती है। लेकिन फर्ज कर लेते चले क्या ऐसा मेटल डालते हैं जो पानी में रिएक्ट नहीं करता। ऐसा करते हैं पानी में हम वो डाल देते हैं, सिल्वर डाल देते हैं, चांदी। और फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद गोल्ड डालते हैं थोड़ा सा। तो क्या वो चांदी की जगह ले जाएगा? नहीं। दैट्स अ फिजिकल मिक्सचर। कोई कंपाउंड होगा जहां पे सिल्वर का कोई कंपाउंड है, उसमें अगर हम सोडियम ऐड कर देते हैं, तो सोडियम सिल्वर से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से नॉन मेटल्स के लिए भी आप यही बात लिख लीजिए। अच्छा। It is a reaction where a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from a compound. आगे चलो बेटा।
आई चलो। अब पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, मैं उसको सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पे हल्का सा डेवलप कर रहा हूँ। हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था स्पेशली ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के अंदर, अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के अंदर हमने देखा था कि जनाब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक को डिस्प्लेस कर देते हैं, दूसरे को की जगह ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जब रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 देखी थी, सॉरी, रिएक्टिविटी ऑफ, जब हमने ग्रुप 1 देखा था तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सॉरी, हमने कहा था लिथियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम विच इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम जब ग्रुप 7 की बात कर रहे थे तो हमने कहा था फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन विच इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन विच इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होता है जिसमें NaCl मौजूद है, लेट्स से NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और उसके अंदर हम अगर डाल देते हैं पोटेशियम को जो कि सॉलिड है, तो क्या होता है? हमारे पास KCl प्रोड्यूस हो जाता है प्लस Na प्रोड्यूस हो जाता है। जी बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम प्लीज बताइए। क्या हो गया भाई तुम्हें? और इसी तरह से हमने कहा था मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर इफ वी हैव, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास F2 गैस है, अगर वो हम ऐड करते हैं या निकालते हैं, गुजारते हैं उसको NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से, तो क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड बन जाता है और Cl2 बाहर निकल जाती है। जी। जी। फ्रॉम अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में ऐसा होता है, ये आप कंपाउंड में देख रहे हैं ना, हो रहा है ये जो K है, ये एक कंपाउंड था NaCl जिसमें से Na को ये डिस्प्लेस कर रहा है और फिर क्या हो रहा है? KCl बन रहा है। यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन जो है वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। और आपको याद होगा कि हमने कहा था होता ये है जनाब कि जो रिएक्टिविटी है, ग्रुप 1 में रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसके अंदर क्या हुआ था? रिएक्टिविटी इन हैलोजेंस, रिएक्टिविटी इन हैलोजेंस या ग्रुप 7, जी मैंने तो कहा इधर आ जाए, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये हमने पहले ग्रुप रिएक्ट उसमें क्या नाम है उसका, पीरियोडिक टेबल में हमने ये बात तफसील से डिस्कस की हुई। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये इनकी रिएक्टिविटी जो है वो अलोंग द पीरियड भी चेंज है। स्पेशली हमने मेटल्स के लिए बात की थी कि जो ग्रुप 1 होता,
जो ग्रुप 1 है वो मोर रिएक्टिव है ग्रुप 2 से, वो मोर रिएक्टिव है ग्रुप 3 से, वो मोर रिएक्टिव है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दोनों आइडियाज को कंबाइन करके हमें कोई चीज बनाई थी जिसका नाम हमने रखा था रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैटाइंस की। और फिर हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनाइंस। ये वाले हाँ चलो। अच्छा आप लोग बेटा ये सेकंड रो में बैठ के अपनी प्रैक्टिस करते थे। सेकंड रो में बैठ जाए अगर फ्रंट में। कैटाइंस की रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए एक जुमला हमने लिखा था। प्लीज मैं इस पेज को ना शायद मुझे दूसरी तरह कर लेना चाहिए। सेंड लाइंस क्या था जी? प्लीज सेंड लाइंस कैट्स जी बोले Later, monkeys monkeys, monkeys, and and colorful zebras आगे in two, two two lovely hot hot countries. countries more said more नहीं था पिछली वाले का said जनरल परवेज। ये क्या बन गया हमारे पास? प्लीज से पोटेशियम है, के पॉजिटिव, सेंड से सोडियम है, Na पॉजिटिव, लाइन से लिथियम है, Li पॉजिटिव, कैट से कैल्शियम है 2 पॉजिटिव, मंकीज से मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव, एंड से एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव, कलरफुल से कार्बन है, इसका कोई पॉजिटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, जीब्रा से जिंक है जो 2 पॉजिटिव, इन से आयरन है 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव जो भी होता है, 2 से टिन है 4 पॉजिटिव, लवली से लेड है 2 पॉजिटिव, हॉट से हाइड्रोजन है 1 पॉजिटिव, कंट्री से कॉपर है, ये 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव दिखाता है। मोर हमने मिस किया था विच इज मरकरी 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, सेड से सिल्वर था दैट इज Ag 1 पॉजिटिव, जनरल से गोल्ड था दैट इज Au 1 पॉजिटिव, और प्लैटिनम परवेज से Pt 1 पॉजिटिव। ये जनाब हमारी रिएक्टिविटी है किसकी है जी? कैटाइंस की। किसकी है बेटे ये? कैटाइंस की। मैं चाहूंगा यहीं पे हम कुछ एनाइंस की याद कर लें। इन एनाइंस में कौन सी सिर्फ चीज? एलिमेंट्स की बात नहीं होगी, इन एनाइंस में रेडिकल्स की बात भी होगी। इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हमारे सामने होने चाहिए, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, सल्फेट,
नाइट्रेट, क्लोराइड आइन, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रो ऑक्साइड। Sir, zinc should be transition element है. क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? Zinc. जिंक, हाँ जी, जिंक भी, Okay. हाँ। इसके लिए आमतौर पे जो जुमला याद किया जाता है वो भी मैं साथ लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको इनकी सीरीज। और सम नथिंग कैन ब्रिंग इनर है हैप्पीनेस। आमतौर पे ये लफ्ज इनके लिए याद किया जाता है किताबों में या मुख्तलिफ जगहों पे यही लिखा होता है। कौन सा बेटा? कैटाइंस वाला? जी देखिए, ये लीजिए। अच्छा, चलें जनाब आगे। No, sir. यस, नो सर, अभी भी नो है, ठीक है जी, कर लें। जी, चलो आगे। अब इसमें से जरा इंपॉर्टेंट बात ये तो समझनी है आपने कि सबसे पहले आप इसको जरा साइड पे कर दें, इस भाई को। हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ कैटाइंस के अंदर इसको क्यों शामिल किया? ये तो कैटाइन नहीं होता, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए कि इसकी कुछ कैटाइंस इसको भी रिप्लेस कर पाते हैं, कुछ कैटाइंस इसको और कुछ कैटाइंस इसको रिप्लेस नहीं कर पाते। ठीक है, कार्बन है, नॉन मेटल है, ये कहाँ पे रिप्लेसमेंट हो सकती है? मिसाल के तौर पे कार्बन का ऐसा कंपाउंड जो ऑक्साइड से, कार्बन ऑक्साइड हो मिसाल के तौर पे, यहाँ इस कार्बन से ऑक्सीजन सारे नहीं छीन सकते। ठीक है, ऑक्साइड्स मेटल के भी तो बनते हैं, नॉन मेटल के भी तो ऑक्साइड्स होते हैं, उसमें कार्बन के ऑक्साइड्स पड़े हैं, इससे नहीं छीन सकते सारे मेटल्स। कौन छीन सकते हैं? जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसी तरह एक और भाई साहब को हाईलाइट कर लें और वो भाई साहब हैं हाइड्रोजन।
इस बाई को इसलिए हाईलाइट करना है कि आपको पता हो कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और यहां पर ये जो है दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ देखो प्रॉब्लम, और वो जो जुमला आपने याद किया वो पढ़ के आपको हमेशा पता लग जाएगा कौन उससे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन उससे कम रिएक्टिव है। तो प्रॉब्लम है, प्लीज तो बताइए। यू क्लियर? जी रोहान, यहाँ तक को मसला बेटा। अली गाजी, ऑल क्लियर सो फार? आइरीन, आपको समझ आ गई है? Yes, sir. हमने 7 कैटेगरीज असल में डिस्प्लेसमेंट की बनाई है। दी 7 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये किसकी बात हो रही है अभी? कैटाइंस की डिस्प्लेसमेंट की। अभी हम एनाइंस की डिस्प्लेसमेंट की तरफ गए ही नहीं। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हाइड्रोजन किससे ज्यादा रिएक्टिव है और किससे कम रिएक्टिव है। गुड इनफ है ये बात जी आपके लिए? यस और नो? अब उन 7 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आपको एक चीज की समझ होनी चाहिए। एक्चुअली एक चीज की नहीं, 2-3 चीजों की समझ होनी चाहिए। लेट अस समराइज दोस 2-3 थिंग्स। ये अभी तक मैंने जो चीज पढ़ाई है, ये मैं पिछला लेक्चर, पिछली चीज पढ़ाई हुई को रिवाइज रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इस सारे की इंक्लूजन है। तो मुझे इसलिए इसको रिकॉल एंड रिवाइज कराना है, क्या की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। और ये बातें जो अब तक पढ़ ली है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? उसका कंक्लूजन ये निकलता है बेटे कि जैसे जैसे हम इन मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटे टॉपिकल लाए हो आप लोग? हाँ जी, ठीक है। वो कर रहे हो आप, इससे क्वेश्चन देके और उस पे करते रहो just। अच्छा, आपका सोचो दूसरी रवैया में चल रहा है। इसका मतलब है अपर मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द लोअर मेटल्स। आपको पता है लोग अपनी बीवियां रिप्लेस कर लेते होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन बाय द वर्ड रिप्लेस? बीवी छोड़ के नई लड़की से शादी कर लेते हैं। ये पता है आपको कि नहीं? ऐसा होता है। आई होप आप में से किसी ने अपनी किसी फैमिली में ऐसा ना देखा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। एक बंदा किसी से शादी की होती है, 20-20 25-25 साल शादी हुए गुजर गए होते हैं और उस बीवी को छोड़ के किसी और से शादी कर लेता है। राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, लड़कियां होता भी है ऐसा सर। करती हैं, खवातीन भी ऐसा करती हैं। वो किसी से 15-20 साल की शादी हुई हुई है और एकदम से उसको ख्याल आता नहीं, ये नहीं अपना मिजाज नहीं मिलता, तो वो भी उसको छोड़ के किसी और से शादी करने के चक्कर में पड़ जाती है। पाकिस्तान में निस्बतन ऐसा कम होता है क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल शुरू हो जाते हैं इधर, लेकिन होता पाकिस्तान में भी है ये।
और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। खवातीन भी छोड़ देती हैं मर्द को, किस बेसिस पे? कि मुझे किसी और मर्द से शादी करनी है। यानी और भी वजूहात होती हैं, तलाकें होने की और भी वजूहात होती हैं, लेकिन आपको मैं जरा इस वजह पे फोकस कराना चाह रहा हूँ कि कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है किसी और औरत के लिए, या कोई औरत किसी मर्द से तलाक लेती है किसी और मर्द के लिए। मैं इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। आर वी क्लियर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आप गौर करें तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट की। अब आम तौर पे क्या होता है, कोई मर्द एक लड़की को तलाक देके दूसरी लड़की से शादी करता है, तो उसकी वजह क्या होती है आपके ख्याल में? क्या वजह होती है आमतौर पे? कोई बता सकता है? कोई टेक अ गेस। एक आदमी अगर किसी औरत को तलाक देके दूसरी से लड़की से शादी करता है, तो उसकी क्या लॉजिक होती है? तो यार पसंद आ गया ना? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक लड़की या जिससे उसने तो पहले फिर शादी की थी वो उसको प्यारी लग रही थी, अब जिससे वो शादी कर रहा है वो इससे ज्यादा प्यारी लग रही है? इसी तरह एक औरत जब किसी मर्द को से तलाक लेके दूसरे मर्द के साथ शादी करना चाहती है, तो उसकी क्या वजह होती है? टेक अ गैस। पैसे। वो जिसके साथ शादी पहले करती है वो समझती है मेरा घर अच्छा है, उसके साथ मैनेज हो सकता है, संभाल सकता है, निजाम चला सकता है। फिर उसको उससे बेहतर निजाम चलाने वाला आदमी नजर आता है, तो वो इसको छोड़ के उसके साथ शादी करने की कोशिश करती है, बिकॉज औरत कहती है एक स्टेबल घर होना चाहिए। अच्छा जी। अब आपने जरा इस बात को डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अप्लाई कराना है। एक कंपाउंड का मतलब है कि वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की शादी हुई हुई है, और इनमें से एक ने डिस्प्लेस कब होना है? जब मेटल के केस में जब ज्यादा रिएक्टिव साथ आ जाएगा। सही है? यानी अगर आप लड़का हैं और आप लड़कियों के बारे में बात याद रख सकते हैं, तो आप इस बात को याद रख लें कि औरत ज्यादा अमीर आदमी के साथ शादी करने के लिए पहले वाले को तलाक देती है। और अगर आप लड़की और लड़कों के बारे में याद रखना चाहती हैं ये बात, तो आप ये याद रखें कि जो मर्द है, ये हकीकत नहीं है बाय द वे, ये हमारी सोसाइटी में समझा जाता है, ये दोनों बातें झूठ है बाय द वे। लेकिन आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक लड़का ज्यादा प्यारी लड़की के लिए पुरानी वाली को छोड़ देता है, क्योंकि आमतौर पे होता ही ऐसे है, एक बंदा है उसने 40 साल की औरत को तलाक दी है, तो वो 41 साल या 42 साल की औरत से शादी नहीं करता, वो फिर 21-22 साल की ढूंढता है। इसलिए हमारे मुआशरे में ट्रेंड ये बना हुआ है, सोचते हैं कि ये हकीकत है, ये हालांकि ये वजह कुछ और होती है, उस पर हम फिर किसी दिन बहस करेंगे क्या वजह होती है। इसका मतलब है, अब इसको जरा इस पे अप्लाई कराते हैं अपनी केमिस्ट्री के ऊपर। भाई साहब, समझ लीजिए कि ये एक प्यारी लड़की है, ठीक है, और इससे किसी की शादी हुई हुई है। इस लड़की को छोड़ना है तो क्या इस लड़की के लिए छोड़ा जाएगा? ये कम प्यारी है। इसके लिए छोड़ा जाएगा, उससे भी कम प्यारी। इसके लिए छोड़ा जाएगा, उससे भी कम प्यारी। छोड़ा किससे जाएगा? इससे ज्यादा प्यारी लड़की के लिए। अब वो लड़की वाली एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें ये एक लड़की है जिसने लड़के को छोड़ा, तो वो क्या गरीब के लिए छोड़ेगी, और गरीब के लिए छोड़ेगी, और गरीब के लिए छोड़ेगी, या अमीर के लिए छोड़ेगी? हम यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब जो बात समझानी वो समझिए। किसकी एग्जांपल लूं, लड़के वाली एग्जांपल लूं या लड़की वाली एग्जांपल लूं? अमीर वाली लूं या प्यारी वाली एग्जांपल लूं? हाँ, अमीर वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, सुनिएगा प्लीज। भाई साहब, इसने, ये है, ये है अमीर। कितना अमीर है? इसके पास है, सपोज कितने पैसे हैं इसके पास? 1 करोड़ रुपया। इसके पास कितने पैसे हैं? 1 करोड़ रुपया। कितने पैसे हैं? 1 करोड़ रुपया। ये जो ऊपर है इसके पास 1 करोड़ 10 लाख है। इनकी अमीरी का फर्क कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही फर्क है ना। इसलिए इसको छोड़ के इसको अपनाना वो पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन थोड़ा लेकिन थोड़ा यानी इसके पास 1 करोड़ है, इसके पास 1 करोड़ 10 लाख है, तो इस 1 करोड़ वाले को छोड़ के 1 करोड़ 10 लाख वाले से शादी करना थोड़ा सा मुश्किल काम। इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट काम। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि लड़कियों ने कहा ये एग्जांपल है, ये ना आप समझें कि मैं लड़कों को कहने पे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 1 करोड़ वाले को छोड़ के 1 करोड़ 10 लाख वाले के साथ शादी हो सकती है, लेकिन इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि दोनों में को बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस नहीं। अब एक और की एग्जांपल लेते हैं। ये भाई है, इसके पास था 1 करोड़, इसके पास था 1 करोड़ 10 लाख, और इसके पास है 3 करोड़। अब क्या होगा? अब ये जरा आसान हो गया छोड़ना। अब ये काम जरा, मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं। तो किसी रिश्तेदार के साथ हुआ, एक
फीमेल कजन के लिए दो रिश्ते आ गए, ठीक है। अब एक रिश्तेदार जो है उनके, समझ लो वो 1 करोड़ वाले हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं वो 1 करोड़ 10 लाख वाले हैं। तो अब घर में डिस्कशन चल रही है, हफ्ता 10 दिन हो गया है, डिस्कशन चल रही है कि किसकी तरफ हाँ करनी चाहिए, राइट। वो उतने नहीं प्यारा प्यूरा नहीं देखते, देख रहे हैं कि दोनों इक्वल प्यारे हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। सुन तो लें, एक रिश्ता आया वो 1 करोड़ वाला और एक आया हुआ 1 करोड़ 10 लाख वाला। तो अब डिस्कशन चल रही है घर में कि किसको हाँ करनी है। आप लोग तो परेशान हो गए होंगे, है ना। सर हमें तो इसका मतलब है कोई। अच्छा, इतने में, इससे पहले कि इनमें से किसी एक को हाँ की जाए, इतने में एक अमेरिका से रिश्ता आ जाता है, वो 10 करोड़ वाला है। तो पहले दोनों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जा रहा था, अभी हम सोच रहे हैं, बच्ची अभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही है, पढ़ाई पूरी कर ले फिर कोई फैसला करते हैं। तो जैसे ही वो 10 करोड़ वाला रिश्ता, डिग्री भी बाकी अमेरिका जाके पूरी। आप समझ रहे हैं। अच्छा खैर, आगे चले जी, आगे चले। अब इसमें से कंक्लूजन क्या निकला, इसमें से कंक्लूजन ये निकला, द ग्रेटर द गैप, प्लीज तवज्जो, द ग्रेटर द गैप बिटवीन द metals in the reactivity series, the easier the displacement। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन, उतनी आसानी से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो मसला। अब जब मैं ये कहता हूं कि उतनी आसानी से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, उसका मतलब ये है कि प्यारे बेटे, आप लेड के साथ अगर पोटेशियम, लेड का कोई कंपाउंड है उसमें पोटेशियम डालते हैं ना, आपको हीट करने की जरूरत है, ना आपको कैटलिस्ट कैटलिस्ट डालने की जरूरत है, ना बिजली गुजारने की जरूरत है, वो ऐसे एकदम से वो डी उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप लेड के साथ, लेड के कंपाउंड के साथ अगर आप किसी टिन के कंपाउंड या आयरन के कंपाउंड को डालते हैं, तो ये इतनी आसानी से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अब आपको साथ थोड़ी हेल्प करानी पड़ेगी, किसी को साथ आके मशवरा देना पड़ेगा, और छड़ 1 करोड़ वाले नो 1 करोड़ 10 लाख खला वधी है, यो प्यारा भी ज्यादा ही, कोई एक आधी और फायदा यानी, वो कौन होगा, वो कैटलिस्ट आएगा, वो हीट हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, बट देर विल बी नीडेड सम असिस्टेंस। यहां तक समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं मेरे 7 टाइप ऑफ किनको, डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस को। मैंने हाइड्रोजन को आपको बताया था, इसमें आपने फोकस करना है, किसको फोकस करना है, हाइड्रोजन को। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मेटल्स विद एसिड्स, मेटल्स विद एसिड्स। क्या देखेंगे हम अब, मेटल्स को एसिड्स के साथ देखेंगे, और हम देखेंगे किनको, वो मेटल्स को देखेंगे। बेटे एसिड क्या होता है, जरा एसिड की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। एसिड से क्या मुराद है हमारी, प्रोटॉन डोनर होता है ना एसिड, याद है आपको। एसिड क्या होता है, इसका मतलब है एसिड जितने भी होंगे उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास HCl, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। HNO3 है, H2SO4 है, फिर HCH वाले को लेते हैं, फिर HC, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। CH3COOH, ये भी बेटे एक एसिड है, मैं अभी इसका नाम भी आपके सामने लिख देता हूँ। और फिर हमारे पास आ जाता है H3PO4। इन एसिड्स के नाम आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, इसका नाम याद क्या है, पहले आइन बना देते हैं इसके, क्या क्या आइन बनेगा।
जब ये सारे आयनाइज होंगे तो आयंस क्या बनेंगे, जरा वो देख लेते हैं। इसके आयंस क्या बनेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके क्या बनेंगे, H पॉजिटिव और नाइट्रेट। इसके आयंस क्या बनेंगे, H पॉजिटिव और सल्फेट। इसके आयंस क्या बनेंगे, H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। और इसके आयंस क्या बनेंगे, H पॉजिटिव और फॉस्फेट आयन। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये हमारे पास बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका नाम बेटे नाइट्रिक एसिड है। इसको हम बेटे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको हम बेटे एथेनॉइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे इसको? Sir, एक एक्स्ट्रा एडो क्यों है? गलती से हो गया बेटे। इसको हम बेटे कहते हैं फोस्फोरिक एसिड। इन सब एसिड्स में क्या चीज कॉमन है बेटे? इन सब में से इन सब के अंदर एच पॉजिटिव होता है। क्या होता है इन सब के अंदर? ये सारे प्रोटॉन डोनर हैं तो एच पॉजिटिव होता है। और अगर एच पॉजिटिव होता है तो आपको पता है ना, एच पॉजिटिव को कुछ मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ मेटल्स से क्या मुराद है? मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे? मिनरल मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं? जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे या जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे? बोलो। हाँ, ज्यादा। थोड़ी ऊंची बोलो, वो लड़की वाली मिसाल इसीलिए दी थी। ये क्लोराइड आइन ज्यादा प्यारी लड़की के लिए हाइड्रोजन को छोड़ेगा, वरना ये हाइड्रोजन को, यहाँ क्लोराइड आइन ज्यादा अमीर लड़के के लिए हाइड्रोजन को छोड़ेगा, दूसरे के लिए। यहाँ तक प्रॉब्लम? अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, वो जुमला फिर से एक दफा पढ़ लेते हैं, याद आ जाएगा। प्लीज सेंड लाइन्स monkeys प्लीज सेंड लाइन्स कैट्स monkeys एंड कलरफुल जीब्रास इनटू लवली हॉट। इसका मतलब हॉट से पीछे पीछे सारे इसको चेंज कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं रिएक्शंस लिख के। आपको जनरल रिएक्शन मैंने लास्ट अभी थोड़े दिन पहले, कल ही बल्कि लिखवाया है कि मेटल का करेक्टर बेसिक होता है। इन मेटल्स का, ये मेटल जब भी एसिड से मिलता है तो क्या करता है, ये बनाता है सॉल्ट प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी अगर इसमें से, तो फिर वो कैसे निकलेगी? एफरविसेंस के साथ। किसके साथ? और एफरविस टेस्ट कैसे होगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? टेस्ट ऐसे होगा भाई कि हम क्या करेंगे, माचिस की तीली लगा के देखेंगे उसको, पॉप साउंड के साथ अगर वो बंद हो जाएगी, दैट मींस वो हाइड्रोजन गैस है। अब जल्दी से इन मेटल्स के जो इससे ऊपर वाले हैं सबका रिएक्शन जल्दी से लिख लेते हैं। ये हम पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पोटेशियम में था बेटे सॉलिड फॉर्म प्लस HNO3 एक्वस, क्या बनेगा? KNO3 एक्वस प्लस H2 गैस। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस, तो इधर टू लगाना पड़ेगा। यहाँ टू लगेगा तो दो नाइट्रेट्स बन जाते हैं, इधर भी टू लगाना पड़ेगा, तो इधर भी टू लगाना पड़ेगा। मैं आपको मसला ये याद है ना, नाइट्रेट वन नेगेटिव होता,
नाइट्रेट क्या होता है, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है, तो 1:1 रेशियो बनती है, एक हाइड्रोजन के साथ एक नाइट्रेट लगा हुआ है। पोटेशियम भी 1 पॉजिटिव होता है, तो KNO3, नाइट्रेट 1 नेगेटिव होता है तो KNO3 बनेगा, एक नाइट्रेट एक पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम के बाद कौन सा है जी, सोडियम। सेम रिएक्शन, लेकिन चलो एसिड चेंज कर लेते हैं। HCl फिर से एक्वस, NaCl एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर से बैलेंस करने के लिए 2 और 2 और 2। अब आ जाते हैं लिथियम के ऊपर। लिथियम का रिएक्शन मैं कराने लगा हूं जनाब H2SO4 के साथ। एक्वस क्या होगा जी, आप देख लें H2SO4 है। H2SO, H2 क्यों है, क्योंकि सल्फेट के आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव। क्या होता है चार्ज जी। मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा जी, हाइड्रोजन पे ऊपर चार्ज क्या होता है, 1 पॉजिटिव। प्लीज मिनरल हुरैन, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। क्या चार्ज होता है, तो फिर इसलिए बैलेंस आउट करने के लिए हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे, H2SO4 होता है। ठीक है। लिथियम के ऊपर क्या चार्ज आता है जब इसका आयन बनता है, कौन सा ग्रुप में है ये, तो पीछे से देखो कौन से ग्रुप में है, 1 में। तो इस पे क्या चार्ज आएगा जब आयन बनेगा, 1 पॉजिटिव। क्या चार्ज बनेगा, तो लिथियम का भी जब सल्फेट के साथ आएगा तो क्या होगा, लिथियम सल्फेट भी जब बन रहा होगा तो उसके साथ क्या होगा भाई, Li2SO4। ये आपको याद साथ साथ समझ के साथ साथ रिपीट करना है माइंड में कि यही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। ठीक है। प्लस ये भी क्या करेगा, H2 गैस निकाल देगा। अब जरा देखिए इसमें बैलेंस है, ये सब कुछ बैलेंस्ड है, लिथियम सिर्फ बैलेंस नहीं है। लिथियम के साथ यहाँ 2 लगा देते हैं। आगे चलें जी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नो, जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी यहाँ तक Yeah. करना। अभी मैंने समझाया था कि लिथियम 1 पॉजिटिव बनाता है, सल्फेट पे कितना होता है, 2 नेगेटिव। तो क्रॉस बेस से क्या होगा, 2 पॉजिटिव वाले आयन आएंगे तो बैलेंस होगा। आपके घरों में सर सलमान को मैं कह चुका हूँ कॉल करने के लिए, घर नहीं जाएंगे आप लोग जल्दी, अब से आपको जरूरत है ही है रिवीजन की। ठीक है, मैं कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करा दूंगा इंशाल्लाह, ये ध्यान में रखें, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको करनी ही करनी है, सुबह कोई गुजारा नहीं। वरना अच्छा पढ़ाई का क्या फायदा अगर आप रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते चीजों को। कैल्शियम का रिएक्शन लिख रहे हैं, Ca सॉलिड प्लस एसिड यूज करने लगे हैं अब, CH3 COOH एक्वस लेंगे। प्लीज काम पे तवज्जो प्लीज। क्या होगा, इसने एज को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, एज को। Ca के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 positive. एक सेकंड से मैं देखना चाह रहा हूँ, चार्ज क्यों नहीं हो रहा साथ, इसको चार्ज भी तो होना चाहिए। चार्ज भी तो होना चाहिए भाई तुम्हें साथ, वरना नहीं तो क्लासें कहाँ से लूंगा मैं बाकी। एक सेकंड प्लीज सिर्फ। Why is it not working? क्या यार, आप जरा अक्ल देख रहे हैं मेरी, चार्जिंग के लिए तार है ये वाली, और इसमें कौन सी लगी हुई है यार, क्या, और मैं देख रहा हूँ चार्ज ही नहीं हो रहा साथ यार सी प्रोफेसर वन, क्या हो गया, तो सो गया वो।
बस फिजिक्स पढ़ते हैं जी। इसने रिप्लेस करना है ए केस को। सीए पे क्या चार्ज आता है? सीए किस ग्रुप में है? ग्रुप 2 में। तो चार्ज क्या आएगा सीए के आइन पे? 2 पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। तो इसने ए केस को रिप्लेस किया है। एसीटेट के ये जो सॉरी एथेनोइक एसिड का जो एथेनोएट आइन था उसके ऊपर क्या चार्ज है? 1 नेगेटिव। क्या चार्ज है? तो फिर क्या बनेगा फॉर्मूला? सी ए सी H3COO ट्वाइस और प्लस क्या होगा? H2 गैस। जनाब टू बैलेंस्ड है किधर से? क्या बेटे? नेवर माइंड। यहां तक को मसला। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अब फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगले वाले का कर लेते हैं जी। मैग्नीशियम सॉलिड ले लेते हैं हम। सर किधर से बस बैलेंस्ड है? किधर से बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड। यहाँ पे 2 लगना है जी। तो अब अब बैलेंस्ड है बेटे। मैग्नीशियम सॉलिड है जी। इसके साथ क्या करना है? H3PO4 एक्वस लगाना है जनाब। क्या होगा जी इससे हमारे पास? आप देख रहे हैं H3 है। H3 क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव होता है। फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आता है भला? किस ग्रुप में है मैग्नीशियम? देखो पीछे से। 3 2 पॉजिटिव। positive. हाँ, मैग्नीशियम के ऊपर आता है 2 पॉजिटिव। हाँ, क्या 2 आता है? पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आता है, फॉस्फेट पे 3 पॉजिटिव आता है। तो जब इनका कंपाउंड बनेगा, क्रॉस बेस होगी, तो क्या होगा? Mg के साथ 3 लग जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप Twice. ट्वाइस हो जाएगा। ठीक हो गया। प्लस निकलेगी यहां से भी क्या? H2 गैस निकलेगी जनाब। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है हमने जनाब? हमारे पास लेफ्ट साइड पे H है 3 और राइट साइड पे है 2। तो इधर 3 लगा देते हैं, 6 हो जाएंगे। इधर 2 लगा लेते हैं, ये भी 6 हो जाएंगे। फॉस्फेट ग्रुप दोनों साइड पे ट्वाइस हो चुका इस 2 की वजह से। और मैग्नीशियम 3 है यहाँ पे, तो इस साइड पे भी मैग्नीशियम के साथ 3 लगा देते हैं। ठीक है। लाजमन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है सिर्फ बैलेंसिंग का। तो मैंने आपको भी कर करके साथ साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि एच पॉजिटिव सबसे पहले एच को बैलेंस किया करें, फिर ओ को, फिर रेस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। नहीं हो तो फिर देख लें किस मैटर के साथ क्या लिखना है। हमने सब एसिड्स के साथ एक एक रिएक्शन लिख लिया है, लेकिन फिर से हमारे पास अभी कंपाउंड मेटल्स बाकी हैं अभी हाइड्रोजन के ऊपर। उन मेटल्स के कम से कम रिएक्शन हम अभी के अभी लिखेंगे। अब मैं जल्दी से रिएक्शंस लिखूंगा, आप जल्दी से उन रिएक्शंस को कॉपी कर लें। जिस रिएक्शन में प्रॉब्लम हो बता दें। सर ए ये एन aqueous जनाब। है? जी जी, क्या एक्वस है? जी जी, ये भी एक्वस है। Mg. जी जी, ये भी एक्वस और सर मैं है। बस कल मेरी रेमेडियल क्लास नहीं हुई। बेटे मेरे मीडियल क्लास मैंने शायद आपने वॉइस नोट नहीं सुना, मैंने भेजा भी था। मैंने कहा था कल और उससे पिछले कल, ये किसी दिन ऐसे होता है कि ये लोग बैठ के इंडिविजुअली अपनी टॉपिकल से प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं और वन बाय वन अपनी अपनी चीजें आके पूछते हैं। तो मैंने कहा था आप लोगों को, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, आपको भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग हाईलाइट करें। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकता हूँ तो रिप्लाई करूंगा, नहीं तो ऑनलाइन आपको फौरन बुला के वन ऑन वन एक्सप्लेन करूंगा। जो जीरो से टॉपिक्स दोबारा पढ़ाने शुरू करने हैं वो क्या कहते हैं, आज फिजिक्स के स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और रोजाना एक एक सब्जेक्ट की एक एक घंटे की रिमीडियल लेते रहेंगे, यानी उसमें मैं जीरो से दोबारा वो जो जो टॉपिक करंटली चल रहा है ना उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। करंट टॉपिक कंप्लीट हो तो जीरो से पढ़ाना शुरू कर दूं उस टॉपिक। ठीक है जी। जितना यानी कि मॉक एग्जाम में आना है, समझ आ गई? यस और नो? चलें जी। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव होता है। तो नाइट्रेट यहाँ पे थ्राइस आएगा और ये एक्वस ही होगा। प्लस H2 गैस निकलेगी इसमें से। अब बैलेंस करना है इनको। हाइड्रोजन इधर 3 है, उधर 1 है, लेकिन नाइट्रेट इधर 3 है, उधर 1 है, तो यहाँ 3 तो लगेगा ही लगेगा। अगर यहाँ 3 लगाता हूँ तो ये इधर बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 लिखता हूँ। क्या करता हूँ? 3। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ये सब कुछ बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम सब कुछ बैलेंस हो गया। अब देखें, अब आपको मैंने कहा था फ्रैक्शन में हमने इसको नहीं छोड़ना। फ्रैक्शन में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर?
2 आ रहा है, सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। यहाँ 2 लग गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 लग गया, और यहाँ फिर 3 बच गया। यस, अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? बैलेंस। मैंने आपने देखा सिर्फ हाइड्रोजन या नाइट, मैंने सिर्फ आयंस को कुछ को बैलेंस किया और बाकी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एल्यूमिनियम के बाद आ जाते हैं जिंक पे जी। Zn solid plus HCl aqueous gives ZnCl aqueous plus H2 गैस। बैलेंस करते हैं जी। इधर 2 लगाना पड़ेगा H को बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा फिर Cl को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा जिंक को बैलेंस करने के लिए। ऑटोमेटिकली सारा कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है जी। स्टार्ट कहां से ले हमेशा बैलेंस करने का? हाइड्रोजन से। दैट्स अ टिप, नॉट अ रूल। फिर आ गया जनाब हमारे पास आयरन, सॉलिड में लिया प्लस H2SO4, स्ट्रॉन्गर एसिड लेना पड़ रहा हमें। इट गिव्स अस, आयरन पे 2 पॉजिटिव होता है, उस पे 2 नेगेटिव होता है, तो फेरस सल्फेट सीधा सीधा ऐसे ही बन जाता है, प्लस H2 गैस। तो जनाब हमारे पास क्या होता है जनाब? अब बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है? सब कुछ बैलेंस्ड है, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत शायद बैलेंस नहीं है। बैलेंस है ना सब कुछ? यस, बैलेंस्ड है। ठीक है जी। ये हो गया जो आयरन की हमने कहा था 2 पॉजिटिव वाली वैलेंसी होती है। आयरन की 3 पॉजिटिव भी होती है, तो आयरन का एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। Fe सॉलिड अगर 3 पॉजिटिव वाला इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा? सल्फेट की 2 नेगेटिव होती है, और आयरन की देखो ना, आपको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको कहाँ से, आप उसको रिलायंस आपकी किस पे? घर जाके मैं पढ़ूंगी तो कुछ हो जाएगा, आप पढ़ोगी नहीं घर जाके और होगा भी कुछ नहीं। आयरन की 3 पॉजिटिव वाली जब लेते हैं तो सल्फेट की तो 2 नेगेटिव ही रहनी है ना, सल्फेट की क्या रहनी है? तो 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव वालों को जब लेते हैं तो यहाँ पे जरा रोमन न्यूमरल भी लिखा होना चाहिए। तो फिर क्या होता है? Fe ट्वाइस हो जाता है, Fe2 बन जाता है, और सल्फेट थ्राइस हो जाता है, प्लस निकलनी H2 गैस ही है। अब इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तो किसको बैलेंस करें? फिर सल्फेट को बैलेंस करते हैं। सल्फेट राइट साइड पे 3 आयंस हैं, 3 सल्फेट्स हैं, लेफ्ट साइड पे 1 सल्फेट है। राइट साइड पे 3 है, लेफ्ट साइड पे, तो फिर यहाँ 3 पुट करते हैं। अब सल्फेट को बैलेंस करने की वजह से ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी 3 2 6 बन गया है, तो राइट साइड के हाइड्रोजन के साथ भी 3 लिखना पड़ेगा। आयरन आप देख रहे हैं अब सिर्फ रह गया, उधर 2 है तो इधर 2 लगा के आयरन भी बैलेंस हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? आखिरी रिएक्शन जो रह गया वो है लेड का। Pb सॉलिड लिखते हैं, प्लस फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं H3PO4 एक्वस, और क्या हो गया हमारे पास जनाब? इससे Pb की हमने वैलेंसी लिखी हुई है 1 पॉजिटिव, क्या लिखी हुई है? और 1 पॉजिटिव ही लिखी है ना Two जी हमने। positive. 2 पॉजिटिव नहीं, 1 पॉजिटिव नहीं लिखा है, 2 पॉजिटिव लिखी जी। 2 पॉजिटिव होती है Pb की, होती है जी 2 पॉजिटिव, और फॉस्फोरिक एसिड की होती है 3 नेगेटिव। क्या होती है? 3 नेगेटिव। तो फिर वही 2 3 वाला कॉन्सेप्ट है, Pb3PO4 थ्राइस क्रॉस बेस बनाया, एक्वस प्लस H2 गैस। अब बैलेंस करते हैं, पहले हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन राइट साइड पे 2 है, लेफ्ट साइड पे 3 है Sir, जी। ये सर twice आपने नहीं होगा PO4. 4 मैंने ट्वाइस करना था, 3 सॉरी जी, ट्राइस गलती तो। से लिख दी जी जी, सॉरी गलती से लिख दी। अब ए राइट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट साइड पे 3 है। राइट साइड पे 2 है, लेफ्ट साइड पे 3 है, तो मैं इधर 3 लिखूंगा, उधर 2 लिखूंगा, इससे बैलेंस हो जाएगा। फॉस्फेट भी आप देखें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। अब सिर्फ पीबी रह गया बैलेंस होने वाला। राइट साइड पे 3 है पीबी, और लेफ्ट साइड पे 1 है, यहाँ 3 पुट करते हैं, एंड दैट्स इट, हमारे ये रिएक्शंस बस कंप्लीट हो गया। ये जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, इसके बाद वाले मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। वहां पे फिर क्या होगा? वहां हाइड्रोजन उनके कंपाउंड्स में से उनको डिस्प्लेस करेगा, राइट? तो वो सेकंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे बन जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर केमिस्ट्री टुडे। हम अब फिजिक्स की तरफ चलते हैं। मैं जरा सिर्फ रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लूं।